दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हंता वायरस के इम्पैक्ट को डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ बड़े रिवर्सल्स हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे हमने बातचीत की है। यूएस मार्केट से स्टार्टिंग करते हैं और उस फंड को भी डिस्कस कर लेते हैं जो अभी के समय ओपन है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि आपने देखा कि जो ETF है फैंग या मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100, उसमें इन्वेस्टमेंट बंद है। और उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि सेबी नहीं चाहता है, आरबीआई नहीं चाहता है कि देश का पैसा यूएस कंपनीज में लगे या फिर जो यूएस स्टॉक्स है वहाँ पे लगे। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से दोस्तों जो करेंसी है रुपीज़ है वो वीक होगा और डॉलर स्ट्रांग होगा। तो अभी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग चुका है। कुछ कुछ फंड्स है जिनका मार्केट कैप एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी कम है, तो वहाँ पे अभी भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं। उसको अपन एक बार देख लेते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से, 98 पॉइंट्स ऊपर है। नेस्टेक अभी आप देखोगे ना तो अच्छी तेजी के साथ में चल रहा है, 1.27% का जंप है। नेस्टेक की वैल्यूएशन मैंने आपको बताई थी, इंडियन आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में नेस्टेक की वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट फॉरवर्ड पी यानी आने वाले रिजल्ट के बेसिस पे जो पी है वो काफ़ी कम है, यानी नंबर्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। इस वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे अच्छी तेजी बन रही है। डेली बेसिस पे अपन देख पा रहे हैं कि जो टेक कंपनीज है, एआई कंपनीज है, वो काफ़ी अच्छा कर रही है। फैंग को देख लो, 1.5% के आसपास का जंप है। ब्रेंट की बात कर लेते हैं, ब्रेंट में भी तेजी बनी है। इसके पीछे एक रीज़न, एक न्यूज़ है, उसको चेक करते हैं आगे पहले। बट उससे पहले अपन देखते हैं कि कौन सा फंड है जो अभी इन्वेस्टमेंट ऑन कर रखा है। उस फंड का दोस्तों नाम है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी इक्विटी एक्टिव एफओएफ। एफओएफ का मतलब फंड ऑफ फंड्स, यानी ये जो फंड है वो भी किसी फंड में इन्वेस्ट करता है। अभी जो तेजी बनी है पिछले एक महीने में आप देख सकते हैं 14% का जंप इसमें आ चुका है। और पिछले एक साल के रिटर्न्स को देखें तो एब्सोल्यूट रिटर्न है 32% के। और ये जो यूएस मार्केट में भी ब्रेकआउट हुआ है, तेजी बनी है, उसका रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट है कि जैसे हमने तेजी देखी नेस्टेक में, फैंग में, वैसी तेजी यहाँ पर नहीं मिल पाएगी क्योंकि कोर टेक कंपनीज यहाँ पे नहीं है। उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ETF में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कब सर्किट ओपन होता है, ट्रैक करते रहना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आपको यूएस ग्रोथ का फ़ायदा उठाना है तब जाके ये फंड आपके लिए अच्छा है। इसके अंदर मेजरली टेक कंपनीज है और साथ में S&P 500 की भी कंपनीज है और साथ में डाउ जोन्स की भी कंपनीज है, बट मेजरली यहाँ पे टेक कंपनीज है। तो इसको चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बाकी फंड्स की तरह, और इसमें इन्वेस्टिंग की जा सकती है। कोई कॉल नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों ब्रेंट पे आ जाते हैं। ब्रेंट अभी ऊपर गया है कुछ टाइम पहले और उसके पीछे का रीज़न है कि वापस से स्ट्राइक्स शुरू हो चुकी है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्रीन पे कि 3 इंजर्ड हुए हैं ईरानियन अटैक के अंदर यूएई में। यूएस क्या करता है, वो ईरान के ऊपर अटैक करता है और ईरान बदले में यूएई के ऊपर अटैक करता है। अब यूएई के पास में डिफेंस करने के लिए ही है जो भी है, अटैक यूएई नहीं करता है। ईरान इसका फ़ायदा उठा के ड्रोन अटैक यूएई पे कर रहा है ताकि प्रेशर आए यूएस के ऊपर और यूएस स्ट्राइक नहीं करे। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है, फायरिंग रिपोर्ट हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि पहली बार जब से वॉर हुई है तब से चाइना का जो ऑयल टैंकर है उसके ऊपर अटैक हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली ये यूएस ने, क्या होगा क्योंकि यूएस ने कहा है कि ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होना चाहिए बाकी सबके लिए। और साथ में ट्रंप ने यह भी कहा है कि प्रपोजल का जो भी आउटकम है वो आज ही बताना पड़ेगा ईरान को। ठीक है, तो कुछ चाइनीज़ क्रूज है जो अटैक हुए हैं हॉर्मुज के अंदर। वापस से चीज़ें अगली होती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से जो क्रूड है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अगेन कुछ मेजर अटैक्स नहीं चल रहे लेकिन माइनर्स अटैक चल रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं मार्केट के अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड। मार्केट एक साइडवेज रेंज में है और उसमें अटके रहने की उम्मीदें हैं जब तक यही सिचुएशन चलती है। गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं अभी 62 पॉइंट्स नीचे है, बट अभी तो मंडे को ही मार्केट खुलेगा तो 2 दिन और है बीच में। देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ आती है। एफआईस ने आज क्या किया, एफआईस ने आज बिकवाली की 4000 करोड़ रुपीस के आसपास की डेली सेलिंग चल रही है एफआईस की। तो जब तक बाइंग नहीं होती, जब तक ब्रॉडर मार्केट में तेजी एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी। प्लस किसी का कमेंट मैंने देखा कि सर निफ्टी कुछ खास नहीं कर रहा है, निफ्टी साइडवेज है लेकिन पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है।
वो इसके पीछे का रीज़न वही है कि कुछ कंपनीज़ है जिनके स्टॉक्स अच्छा करे, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं ग्रोथ के बेसिस पे। और अगर आपके पास में कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं या अच्छे आ चुके हैं, तब जाके पोर्टफोलियो आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। अब देखिए नंबर्स को देख लेते हैं। कुछ कंपनीज़ है Q4 के रिजल्ट आए हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट कंपनी है टाइटन। स्टॉक ने आज 5% की तेजी दिखाई। नंबर्स इतने कुछ खास नहीं है वैसे देखे तो, परसेंटेज में ग्रोथ अच्छी है, बट एस्टिमेट की बात करो, नेट प्रॉफिट है 12 बिलियन का, एस्टिमेट थी 13 बिलियन की, 13 बिलियन की। सो यहाँ पे एस्टिमेट हुई है मिस। प्रॉफिट के मार्जिन को देखने चले तो 10.30% से घट के हुए हैं 7.2%, यानी मार्जिन भी कम हुए हैं। देखो मार्जिन कितना है फाइनेंशियल ईयर 26 के 9.5%, लेकिन गाइडेंस थी 11 to 11.5%, यानी मार्जिन गाइडेंस के नीचे है। तो स्टॉक वैसे में नॉर्मली चलता नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही चला। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट इसके कब आए हैं, 1:51 पे, और ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 बजे के आसपास 51 पे एक बड़ी तेजी आती है। तो रिजल्ट के बाद में बाइंग हुई है और इसकी वजह से जो वैल्यूएशन है ना वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। आई थिंक 85 के ऊपर अब इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। अगर मैं वैसे भी देखूँ कि नंबर्स कैसे हैं तो नंबर्स अच्छे नहीं है। एपीएस मिस कर चुका है 19% के साथ में। रेवेन्यू अच्छा है, बट वही जो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया था 13 की एक्सपेक्टेशन थी और 12 के प्रॉफिट इसके आए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर्स के बेसिस पे स्टॉक चलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चल गया। पिछला जो ब्रेकआउट था कोविड के बाद का, चलो वो एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें तो अच्छी तेजी बनी, स्टॉक डबल हो गया, 100% की तेजी। उसके बाद में यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, स्टॉक 41% ऊपर चला गया। अभी जो ब्रेकआउट है वहाँ से 17% ऊपर है, तो देखते हैं ऊपर जाएगा क्या। बाकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर जा चुकी है और हो सकता है ज़्यादा अपसाइड के चांसेस नहीं हो। अच्छी कंपनी है, लेकिन नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो हो सकता है कि शायद इतना अच्छा ना करे। बाकी कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ रीज़न अगर उसमें हुआ, कुछ गाइडेंस नेक्स्ट क्वार्टर की या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो बताऊँगा आपको। बट अभी जो अपडेट है उसके हिसाब से नंबर्स अच्छे नहीं है। नेक्स्ट कंपनी कल्याण ज्वेलर्स, 3% की तेजी यहाँ पे बनी है आज के दिन, और इसके नंबर्स भी ओपन मार्केट में आए थे 3 बजे के आसपास। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स अच्छे हैं, यानी छोटी कंपनीज में तेजी आ सकती है। जैसे स्काई गोल्ड आज स्काई पे चला गया, तो इस तरह की जो गोल्ड कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ सकती है। सो नेट प्रॉफिट है 4.1 बिलियन और एस्टिमेट थी 3.5, यानी एस्टिमेट्स अच्छे हैं, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा। रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ है, परसेंटेज अपन देख लेते हैं। मार्जिन देखो, जहाँ टाइटन के गिरे थे ना वहाँ पे इसके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। सो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिली है। सो टाइटन ने रेवेन्यू में अच्छा किया, 80% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में जस्ट 31% की ग्रोथ है। और जबकि कल्याण ने सेल्स में भी अच्छा किया है, 66% की ग्रोथ, और 118% की ग्रोथ इसके प्रॉफिट में आ चुकी है, प्लस एस्टिमेट भी बीट किए हैं। लेकिन दोस्तों कल्याण का जो स्टॉक है वो नेगेटिव है। जब से ये न्यूज़ आई है ना कि मोतीलाल ओसवाल को फंड मैनेजर ने रिश्वत दी है कि हमारी कंपनी का स्टॉक खरीदो, तब से ये स्टॉक कुछ खास कर नहीं पा रहा है और वैल्यूएशन काफ़ी नीचे हो चुकी है। पहले इसकी वैल्यूएशन टाइटन के आसपास थी, अभी 30 की वैल्यूएशन कल्याण की है, टाइटन की 77 की है। सो देखते हैं इन्वेस्टर्स का कब इसमें ट्रस्ट वापस आता है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं और पैटर्न अभी अच्छा नहीं है। वैसे शॉर्ट टर्म पैटर्न तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टॉक हायर लोज हायर हाइज के हिसाब से ऊपर जा रहा है, बट ये मेजर हर्डल है। अगर इसको क्रॉस कर देता है तब जाके हम एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक और कंपनी की देख लेते हैं। कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक। बहुत ही अनस्टेबल, बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है। पिछले कुछ दिनों में इसमें अच्छी बाइंग भी हुई थी, इनसाइडर की बाइंग वहाँ पे दिखी थी। क्यों हुई थी आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं सीधा। तो प्रॉफिट कंपनी के 700% के साथ में बढ़े हैं वाई एंड वाई बेसिस में। 700% का जंप है, 7x। 14% AUM ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम 20% के साथ में जंप है। और ये कंपनी क्या काम करती है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि कंपनी प्रोवाइड करती है माइक्रो फाइनेंस, यानी छोटे लोन उन औरतों को जो एनरोल की जाती है मेंबर ग्रुप में। मतलब जो भी फीमेल होती है जिनको लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप के अंदर लोन्स दिए जाते हैं। तो पैसे डूबते हैं तो ग्रुप में डूबते हैं, और कभी कभी पैसे रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से जो एनपीएस है वो इसके काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉस एनपीए 4-4-3-3-4% पे चलते हैं। तो इस क्वार्टर में एनपीए कम हुए हैं, तो कभी एनपीए कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। प्लस कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसाइडर बाइंग हुई थी, स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया। प्रॉब्लम यह है कि पहले से स्टॉक चल जाता है, फिर ऊपर जाने की जगह बचती नहीं है कुछ खास। देखते इस बार क्या होता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो ऐसा ही था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई थी, बट उसके बाद 3 महीने स्टॉक चला नहीं। सो क्या वापस ये पैटर्न रिपीट होगा, देखना पड़ेगा। अगर नहीं होता है रिपीट, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो यस चांसेस हाई है ये जो स्विंग है ये कंप्लीट हो और 18% यानी 15 से 18% का गैप फिल हो। तो रिस्की कंपनी है, ट्रेडर लोग ही इसमें प्ले करते हैं। इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अच्छी एनबीएफसीज अवेलेबल है, उनको वो चेक करता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।